Students, good morning. This is video for the solution which we have taken this exam on 9th of April, economic subject. Let us start with section A, and first question is, in a bar diagram, dash of the bar should be equal with length, height or value. Answer would be the width. Second is, it's a multinational process, a multi-dimensional process. So answer is economic development. Students, just to be keep in mind, whenever you write your answer in your board exam, to be of any subject MCQ, so what you have to write, students, here I have written, मैंने already लिख दिए हैं. तो जैसे भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर, जैसे कि हमने देखा कि ए का फर्स्ट का आंसर हमने विथ देखा था, तो वॉट एवर द ABCD एंड उसके साथ करेक्ट आंसर लिखना है. क्योंकि अगर बोर्ड में पेपर एग्जामिनर जो है उसको हम अगर ऐसा आंसर नहीं देंगे, स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स हैव अ हैबिट टू राइट ओनली ABCD एंड दिस काइंड ऑफ आंसर, बट इट इज़ वेरी रॉन्ग स्टूडेंट्स. हम जब भी MCQ का आंसर लिखेंगे तो हम उसके साथ जो भी ABCD के साथ जो भी वो करेक्ट आंसर है वो भी हम लिखेंगे. यही करेक्ट वे है जिससे हम MCQ प्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने वही आंसर इसी तरीके से लिखे हैं जिससे आपको पता चले कि वो करेक्ट आंसर, और नंबरिंग के हिसाब से फिर हमने वो जो भी वो करेक्ट डिजिट है 1 ABCD उसके साथ करेक्ट आंसर, यही हमें लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में भी, बिकॉज ऑल द एग्जामिनर एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, राइट. उसके बाद हम देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी है. तो सेक्शन बी मतलब जनरली इट इज़ ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन जो कंपलसर है, आपको कंपलसरी उसको अटेंड करना है. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 16 to 30 है, राइट. तो उसके लिए भी आंसर है कि जैसे आप 1 वर्ड आंसर लिखते हैं, जैसे कहीं में ऐसा आता है कि ये आंसर 1991 ऐसे करके, तो मैनी स्टूडेंट्स हैव अ हैबिट टू राइट दिस वे, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. स्टूडेंट्स, हाउ यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, मेक अ सेंटेंस एंड हैव टू राइट ऑल द करेक्ट आंसर ऑफ सेक्शन बी. क्योंकि बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो इस तरीके के आंसर एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ का पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरियाज यूज़ ऑफ ग्राफ इज़ मोर. तो यहाँ पे आंसर है, अ ग्राफ इज़ मोर यूज्ड बाय द रिसर्चर्स एंड हायर स्टडीज़. यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स, लाइक सम स्टूडेंट्स हैव अ हैबिट टू राइट ओनली द रिसर्चर एंड हायर स्टडी. दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स, you have to make a proper sentence and write your answer in a such a way, then only you will be eligible to get your fully 1 mark. Just to be keep in mind, students, and always start new section from the new page, right. अब क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑथेंटिक डेटा. तो आंसर हम लिखेंगे, द डेटा विच इज़ पब्लिश्ड बाय रिकग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन आफ्टर डूइंग कंपैरेटिव रिसर्च इज़ नोन एज ऑथेंटिक डेटा. Right, we have written the whole sentences. Don't make a mistake of writing only the exact answer, students. You are not eligible for getting a full marks like this way. Third question is, what type of change is economic growth? Economic growth is a quantitative change. Some students will only write the quantitative change, which is not correct at all, right. उसी तरीके से मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं जो आपको पता चले कि आपको कैसे लिखना है एकदम सही तरीके से. 19th नंबर का क्वेश्चन ऐसा है, व्हेन वाज RBI नेशनलाइज. तो RBI वाज नेशनलाइज ऑन April 1st 1935. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे सिर्फ April 1 1935. डोंट डू, स्टूडेंट सेंटेंस में आंसर लिखना है, और लिखने के बाद स्टूडेंट जो अगर आपको लगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या है तो उसके नीचे आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि एग्जामिनर को इजी चेक करने में रहे कि उसने उस स्टूडेंट्स को आंसर आता है, राइट. उसी तरीके से जैसे देख सकते हैं, हु इश्यू कॉइन्स एंड ₹1 करेंसी इन इंडिया. तो द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज़ द कॉइन एंड ₹1 करेंसी इन इंडिया. यहाँ पे मैंने पूरे सेंटेंस में आंसर लिखा है, आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आंसर लिखना है.
फिर है व्हाट इज़ इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयमेंट, इफ़ एनी पर्सन हैज़ willingness and capacity or ability to do work but does not get work for more than 20 hours a week then he is called intensively unemployed. यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि किसको intensively unemployed person कहा गया है. Then 22 who are called absolute poor. तो population having income or expenditure below the poverty line are called absolute poor. यहाँ पे हम definition के हिसाब से पूरा complete answer लिखेंगे कि the population having income और expenditure below what, the poverty line जो बताई गई है उससे भी below किसी का income और expenditure है तो उसको कहेंगे absolute poor. और else दूसरा आंसर जो हम क्लास में सीखे हैं वो है person not able to satisfy the basic needs also consider as a absolute poor. राइट. उसके बाद है क्वेश्चन डिफाइन द रूरल अर्बन पॉपुलेशन. यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है यानी डेफिनेशन हमें देनी है तो लिखेंगे रूरल अर्बन पॉपुलेशन. आंसर लिखेंगे फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हाउ मेनी पीपल लिव इन द रूरल एंड अर्बन एरिया इज़ नोन एज रूरल अर्बन पॉपुलेशन. रूरल अर्बन पॉपुलेशन यानी टोटल कंट्री में जितने लोग हैं उसमें से कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं कितने अर्बन एरिया में रहते हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, उसको कहेंगे रूरल अर्बन पॉपुलेशन. उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ एग्मा. राइट. तो एग्मा कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करेगा ओनली एग्रीकल्चर मार्केटिंग लिख के नहीं आएगा 1 मार्क में स्टूडेंट्स, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा. EGMARK means agriculture marketing. It was introduced by the government to classify the agriculture produce as per the quality. EGMARK एक प्रकार का ऐसा मार्केटिंग क्या कहते हैं चिन्ह है जो गवर्नमेंट ने बताया था और उससे क्या होता है तो क्वालिटी के हिसाब से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं, बाइफरगेट कर सकते हैं. फिर क्वेश्चन है विच सेक्टर इज़ अ लाइफलाइन ऑफ इंडिया. तो आंसर है एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया. कुछ स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम में एग्रीकल्चर सेक्टर करके लिख के आएंगे, वो करेक्ट आंसर नहीं है स्टूडेंट. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि यू हैव टू मेक अ सेंटेंस एंड राइट इन अ प्रॉपर वे इन योर आंसर, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू गेट योर फुल्ली 1 मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम. राइट. 26 क्वेश्चन है नेम द अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. उसमें फर्स्ट करके लिखेंगे करंट अकाउंट, सेकंड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट. राइट. हो सके उतना बहुत स्पेसिफिक आंसर लिखना है और टाइम मैनेज करके सारे आंसर लिखने हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स लिखना नहीं है. यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन इज़ ऑफ 1 मार्क, सो नो नीड टू एक्सप्लेन मैनी थिंग. वी नो, हमें पता है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन योर आंसर्स. Then question is what are the maintenance of import. तो maintenance import means imports of electricity, infrastructure facility, skills and formation etc. जो भी जितना स्पेसिफिक आंसर हो सके उतना स्पेसिफिक लिखना है. फिर क्वेश्चन है व्हाट आर द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस द सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हुज फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेनिंग इट्स कॉल्ड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यानी वो कैसी इंडस्ट्री है जो क्या करती है सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, जिनके ऊपर अभी भी फर्दर प्रोसीजर, अभी प्रोडक्ट फाइनल या फिनिश या कंज्यूमेबल नहीं है, वो इंडस्ट्रीज जो गुड्स सेमी फिनिश बनाती है उसको कहेंगे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेवलपमेंट माइग्रेशन. तो ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटी द माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजन, इट्स कॉल्ड डेवलपमेंट माइग्रेशन. डेवलपमेंट माइग्रेशन में क्या लिखेंगे, जो भी माइग्रेशन क्या हुआ है फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी और एनवायरमेंटल रीजन की वजह से हुआ है उसको कहेंगे डेवलपमेंट माइग्रेशन. यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं लाइक सरदार सरोवर योजना, डेवलपमेंट माइग्रेशन कह सकते हैं. वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया बिकॉज ऑफ दी सरदार सरोवर योजना. सो यू कैन राइट इट्स अ डेवलपमेंट माइग्रेशन. इसमें सेक्शन बी में लास्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इज़ वॉलेंटरी. तो आंसर है पुल फैक्टर बेस्ड माइग्रेशन इज़ वॉलेंटरी. हमें पूरा आंसर लिखना है पुल फैक्टर बेस्ड माइग्रेशन इज़ वॉलेंटरी. वॉलेंटरी यानी क्या कहेंगे विच इज़ नॉट कंपल्सरी. राइट. उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन सी. सेक्शन सी जनरली क्वेश्चन क्या होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. तो यहाँ पे भी हमें बहुत स्पेसिफिक लिखना है बिकॉज क्योंकि हमें 100 मार्क का पेपर 3 आवर्स में कंप्लीट करना है. राइट. तो उसमें से कोई भी ऐसे क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ जिससे आपको स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से समझ में आए. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36 है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन. राइट. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है.
हमें कभी भी क्वेश्चंस कॉपी नहीं करने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, डायरेक्टली हम आंसर की तरफ ही जाएंगे स्टूडेंट। तो हमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नीड टू राइट द मीनिंग और एनी डेफिनेशन, यू मस्ट राइट ऑफ एनीथिंग राइट डेफिनेशन। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कांस्टेंट राइज इन अ प्राइस लेवल। ये हैंड राइटिंग स्टूडेंट्स आपको अच्छे निकालने हैं एग्ज़ाम में। प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट। उसके बाद अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस या टाइप्स या कुछ भी ऐसा मेंशन करने का पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज़ टू बी कीप इन माइंड, ऑलवेज़ टू मेक अ पॉइंट। कभी भी आंसर पैराग्राफ में नहीं करना है जिससे एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि मुझे क्या पढ़ना है। तो ऑलवेज़ हम उसके लिए चीज़ें बहुत ईजी कर सकते हैं। किसके लिए? एग्जामिनर। ना हु इज़ एग्जामिनर? अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू चेक और करेक्ट योर बोर्ड सप्लीमेंट्री, उसको हम कहेंगे एग्जामिनर। हो सके उसको इतनी दिक्कत नहीं करनी है जिससे वो इरिटेट या फ्रस्ट्रेट होकर आपका पेपर 0 मार्क्स रख दे। हमें क्या करना है, इतना स्पेसिफिक आंसर लिखना है सो दैट पर्सन और एग्जामिनर वुड बी वेरी हैप्पी। उसको खुश करना है, उसी का नाम है कि आपको आंसर उस तरीके से प्रेजेंट करना है, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हम, तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपको फीचर्स भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, ठीक है, ये पॉइंट लिखा। दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। परचेसिंग पावर इन्फ्लेशन में कम होता है। देन ऑल सेक्टर्स यानी कौन से स्टूडेंट? तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स की बात है। ऑल सेक्टर्स प्राइस लेवल इंक्रीजेस, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत स्पेसिफिकली आंसर लिखा है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी, मैंने अपने हिसाब से 1 सेंटेंस में लिखी है। आप कोई भी इकोनॉमिस्ट या एक्सपर्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ये हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद दूसरा मैं ऐसा क्वेश्चन लेती हूँ जिससे आपको समझ आए। ये सेंटेंस जो दिए हुए हैं स्टेटमेंट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ मोर एप्लीकेबल इन इंडिया, एक्सप्लेन। यहाँ पे 2 मार्क्स में अगर ऐसे कोई सेंटेंस है तो आपको पहले तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि ये पूछना क्या चाहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक है वो कहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है, तो इंडिया में। तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हमें आंसर क्या लिखना है। तो जनरली हाउ मेनी टेक्निक्स आर ऑफ द प्रोडक्शन आर देयर? 2 टेक्निक। फर्स्ट इज़ अ कैपिटल intensive and second one is human और men और labor लिख सकते हैं, labor intensive। तो इंडिया जनरली कौन सी टेक्निक यूज़ करता है? लेबर इंटेंसिव। तो हमें लिखना पड़ेगा कि लेबर इंटेंसिव क्यों हमारी कंट्री में ये टेक्निक यूज़ होती है प्रोडक्शन के लिए। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, अगर हमारे पास लेबर अवेलेबिलिटी कैसी है, लोअर वेजेस पे, चीपेस्ट वेजेस पे इजीली अवेलेबल है, तो इंडिया कौन सी टेक्निक प्रेफर करती है? लेबर इंटेंसिव। अगर दूसरी कंट्री है जहाँ पे उनके पास लेबर्स नहीं है तो वो कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव यानी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करके वो प्रोडक्शन करते हैं, मशीनरीज लगवाते हैं वो, राइट। तो हमें स्पेसिफिकली ये सेंटेंस लिखना है। तो ये पैराग्राफ में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से करना है। लेकिन बहुत लिमिटेड में हम समझाएंगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी वजह से और लेबर इजीली अवेलेबल है उसकी वजह से हमारी कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाती है। तो यू कैन राइट दैट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन in our country or in India, there is easy availability of labor। easy availability क्यों है हमारी कंट्री में? तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर क्या लिख सकते हैं? cheapest wages
labor are affordable to every सेक्टर। ये क्या है भाई, तो हमें बहुत चीपेस्ट वेज देना पड़ता है लेबर्स को, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन क्यों है, तो भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से। सो यू कैन राइट लेबर इंटेंसिव इवन ड्यू टू लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया प्रेफर labor intensive production technique. You can explain in your own way, but you have to be very specific and आपको वही आंसर लिखना है जो आपको पता है कि इसका आंसर यही आ सकता है। एंड स्टूडेंट की नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करेंगे, ये हमें अच्छे से पता है, और कभी भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सीक्वेंस हम स्टूडेंट्स कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो एग्ज़ामिनर है, जो पर्सन हमारा पेपर चेक कर रहा है, उसके लिए चीज़ें बहुत ईजी करनी है। क्योंकि अगर उसको आपने फ्रस्ट्रेट या इरीटेट कर दिया, आपने अनइवन नंबर से आपने अपने आंसर लिखे हैं, तो वो पक्का आपके मार्क्स के इफ़ेक्ट करता है, ये सही बात है। Because we also go for checking of the papers and some students are like they write in an unorganized way, जो सही तरीका नहीं है, जिस तरीके से आपको लिखना नहीं चाहिए। आप कभी भी अपना सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे स्टूडेंट। अगर आपने सेक्शन डी लिखा है तो आप उसी के सीक्वेंस के हिसाब से पूरे आंसर्स लिखेंगे, और सेक्शन ए लिखा है, बी लिखा है, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सेक्शन ए का आंसर आगे लिख दिया, सेक्शन डी का पीछे लिख दिया। नेवर टू डू दैट स्टूडेंट। आप सबसे बैड इम्प्रेशन एग्जामिनर के ऊपर छोड़ रहे हैं, राइट। चलो अभी सेक्शन डी के आंसर देखते हैं। जनरली दिस इज ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन। सो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, कॉजेज है तो यू हैव टू राइट इट। कॉजेज, कौन से कॉजेज हैं हमारे, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि यू हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज 3 मार्क में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हम मीनिंग इंट्रोडक्शन ये लिखते हैं, वी राइट इन अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, और 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको पता है कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो 6 to 7 पॉइंट्स है, जितने भी एग्ज़ाम में है उसके हिसाब से जस्टिफाई करना है हमें, राइट। तो हम पहला ऐसे आंसर लिखेंगे कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स उसके अंदर वही एक्सप्लेन करना है जो आपको लगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडिया में बहुत कम है, दिस इज़ ओनली द रीज़न फॉर द पॉवर्टी। सेकेंड लिखेंगे अनइक्वल, बट स्टूडेंट्स आपको पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, आइडेंटिफाई। यहाँ पे एक्सप्लेन वर्ड है तो आप एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे भी एक्सप्लेन वर्ड है तो एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई या एक्सप्लेन, जो भी वर्ड्स है स्टूडेंट्स आपको पहले तो वो बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को हमें आइडेंटिफाई करना है। कई बार क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं पूछा होता, राइट डाउन लिस्ट टाइम ऐसा है, तो उसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेन है तो आपको यहाँ पे डिटेल में 3 to 4 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन देना है। सेकेंड लिखते हैं unequal distribution of land and poverty। थर्ड है minimum development of small and cottage industries। rapid increase in price। You have to write the maximum 6 point in a 3 mark if it is asked any points। स्टूडेंट्स फिर रिपीट कर रही हूँ, कभी भी आंसर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना नहीं है। जितना स्पेसिफिकली हम उस एग्जामिनर के लिए इजी करेंगे पॉइंट्स वाइज, उतना इजी हमारे लिए भी रहेगा कि हमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं,
राइट। इवन उसके बाद क्वेश्चन है स्पेसिफाई द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी आपके लिए एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्ट में डिफरेंस पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको ऑलवेज़ क्या करना है, पार्टीशन फॉर्म में ही लिखना है। क्यों पार्टीशन फॉर्म में लिखना है कि अगर आप पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ वाइज ऐसे आप डिफरेंस लिखने गए तो वो आपके मार्क्स पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर जो होता है वो क्या रखते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंस लिखे तो ऑलवेज़ वो पार्टीशन फॉर्म में ही लिखने चाहिए। वो ही स्पेसिफिक रूल है आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो इवन आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंस लिखेंगे तो डोमेस्टिक ट्रेड ऑलवेज़ यूज़ पेंसिल, हियर आई एम यूजिंग पेन, लेकिन आपको पेंसिल यूज़ करके स्टूडेंट्स लिखना है। इंटरनेशनल ट्रेड पेंसिल यूज़ करके आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट एक और कॉलम बनाएंगे हम, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता चले, जो पेपर चेक कर रहा है, हमारा आंसर शीट चेक कर रहा है कि भाई यहाँ पे उसने मीनिंग लिखा है, राइट। तो मीनिंग तो डोमेस्टिक ट्रेड यानी क्या है, तो लोकल ट्रेड कहेंगे और विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, ठीक है। कंट्री के अंदर ही जो ट्रेड हुआ उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक, और आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कंट्री उसको कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद मीनिंग के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे तो टाइप्स लिख सकते हैं कि भाई यहाँ देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइप, यहाँ पे हो सकता है टाइप्स में हम लिख सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अभी स्टूडेंट्स क्या है कि मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये इतना छोटा लिखा है, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके लिखेंगे, राइट। सो देयर इज़ नो टाइप इन इट, ऐसा करके लिखेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, ऐसे करके हम पॉइंट्स लिखेंगे। मैक्सिमम 7 to 8 पॉइंट्स अगर डिफरेंस 3 मार्क्स में पूछा गया है तो। और अगर आपके पास टाइम बचता है स्टूडेंट लास्ट हाफ एन आवर, तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, एक एक पॉइंट ख़त्म हो। तो क्यों करना है, क्योंकि हमें चीज़ें किसके लिए ईजी बनानी है, मोस्ट प्रोबेबली हमें चीज़ें जो एग्ज़ामिनर है, जो हमारा पेपर चेक कर रहा है, उसके लिए बहुत चीज़ें इजी बनानी है। अगर उसको आप इरिटेट फ्रस्ट्रेट कर देंगे अनइवन वे में, कैसी भी हैंडराइटिंग में लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ वेरी बैड इम्प्रेशन अपॉन योर मार्क्स एज वेल ऑन द स्टूडेंट, राइट। उसके बाद सेक्शन ई है, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं उसको हम कहेंगे सेक्शन ई, राइट। तो उसमें मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्राइब एनी 5 डिटेल। अभी मैंने क्लास में भी आपको कई बार समझाया है कि हम जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसके मीनिंग और एनी डेफिनेशन वी विल बी वेरी क्लियर। तो भाई उसको हम किसका डेफिनेशन लिखेंगे, तो क्वेश्चन पूछा गया है अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़, तो हम मीनिंग लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके मेन आंसर पे आएंगे कॉजेस जो उसने पूछे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या हुआ है, डिस्क्राइब एनी 5, डिस्क्राइब यानी डिस्कस या एक्सप्लेन। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत स्पेसिफिकली हमें बता दिया है कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो 5 ही पॉइंट आपको कोई भी एक्सप्लेन करने हैं। तो 1 करके हम लिखेंगे हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। उसके बाद हम डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे 3 to 4 लाइन में, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके हम 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो वी विल बी राइटिंग कंक्लूजन। आंसर ख़त्म होने के बाद कंक्लूजन, समरी, कुछ भी हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, बिकॉज हमें क्या चाहिए, 5 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूज़न में हमें कुछ ध्यान में रखना नहीं है, वो कभी भी रीड नहीं करना होता है, वो हमें आंसर से ही मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबोव गैदर्ड इंफॉर्मेशन वी हैव सीन meaning of unemployment along with its causes, ठीक है।
आप उस हिसाब से जो क्वेश्चन है उस हिसाब से आप कंक्लूजन या समरी लिखेंगे, लेकिन आप भूलेंगे नहीं कि मीनिंग और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए, वो इकोनॉमिक्स हो या ओसी हो, आपको दोनों में यही करना है, राइट क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो डायाग्राम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी ऑप्शंस दिए होते हैं कि राइट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम गिवन 7। तो मैं आपको बीइंग अ टीचर ऐसे एडवाइस करती हूँ कि आप अच्छे से ये डायाग्राम और ग्राफ वाले कंसेप्ट क्लियर करके जाएं, क्योंकि पाई डायग्राम आपके सिलेबस में से निकल गया है, तो आपको क्लस्टर और सिंपल बार डायग्राम ये 2 आपके सिलेबस में है, और डिवाइडेड बार डायग्राम ये तीनों में से एक पूछा जा सकता है, राइट। और उसके लिए आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो वी हैव टू बी, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सारे काम पेंसिल से करने हैं। आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बहुत स्पेसिफिकली ओरिजिन और जो डेटा दिया है उस हिसाब से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं और समझते हैं कि हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो इट इज़ वेरी बैड, क्योंकि ग्राफ के जो मार्क्स होते हैं वो 2.5 होते हैं और एनालिसिस के जो मार्क्स होते हैं वो 2.5 होते हैं, तभी मिला के 2.5 एंड 2.5 आपके 5 मार्क्स होते हैं। तो नेवर लीव योर ग्राफ पोर्शन वेरी हाफ। अगर आपको फुल्ली 5 मार्क्स चाहिए तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के बाद पेंसिल से ही सारे डिटेल बताने हैं स्टूडेंट्स। एनालिसिस ग्राफ के पीछे जो होती है जगह, या फिर आपके सप्लीमेंट्री में बीच में आप क्या कर सकते हैं, आंसर करके एनालिसिस लिखेंगे। एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि भाई कोई डेटा है तो मेल फीमेल रेशियो इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ईयर लाइज ऑन वाई एक्सिस या ईयर्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो भी स्टूडेंट्स आपका है एक्स वाई एक्सिस का। उसके बाद सही तरीके से आप एनालिसिस करेंगे कि ये ईयर में मेल फीमेल रेशियो इतना था, 1991 में इतना मेल था, फीमेल में इतना रेशियो। ये 3 4 5 लाइन आपके लिखेंगे तो आपको एनालिसिस के 2.5 मिलेंगे और ग्राफ के 2.5 मिलेंगे। तो आपको सारी ये चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ताकि आप क्या कर सके, फुल्ली मार्क्स कवर कर सके। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी स्पेसिफिक, कि आपको आंसर इतने सही तरीके से लिखने हैं कि अगर वो एग्जामिनर को क्या है कि हम क्लियर वे से समझा सके। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ करके, पूरा पैराग्राफ करके पूरा पेज कंप्लीट कर देते हैं और समझते हैं हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बोर्ड, सारे टीचर्स जो पेपर चेक करते हैं उनके पास बोर्ड की दी हुई आंसर की होती है, उसके हिसाब से ही आपके मार्क्स, रैंकिंग, चेकिंग सब होता है। सो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में याद रखें कि बहुत स्पेसिफिकली आंसर लिखेंगे टाइम मैनेज करके। और अगर हमारे पास ऐसे तरीके से लिखेंगे कि लास्ट के 10-15 मिनट या 10 मिनट भी बचते हैं, तो हमारे जो आंसर ख़त्म होता है उसके बाद हम पेंसिल से ये लाइंस ड्रॉ कर देंगे, जिससे हम क्या कर रहे हैं, तो पेपर अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा पता चले। और हम प्रेजेंटेशंस के मार्क्स के हिसाब से, जैसे कि ये सेक्शन बी वाला सेक्शन था, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेंसिल से, स्केल पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर देंगे, जिससे हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा लगे, राइट। यहाँ पे मैंने पेन यूज़ करी, आप पेंसिल यूज़ करेंगे। और आप एक बार लास्ट में पेपर्स चेक कर लेना कि कहीं कोई आंसर छूट नहीं जाए, राइट। अगर आंसर नहीं आता है स्टूडेंट, तो बीच में आप क्या करेंगे, उसकी स्पेस आपको लगे कि मेरे पास टाइम रहेगा तो उसका स्पेस हम स्किप कर देंगे। लेकिन कभी भी 3 से 4 पेज एक साथ कभी भी स्किप नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे से ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए। इससे क्या करेंगे, हमें ऐसा लगे कि इस सेक्शन का हमें आंसर्स इतने सारे नहीं आते, वो सेक्शन हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जो सेक्शन हमें फुल्ली आता है वो सीक्वेंस वाइज ही अटेम्प्ट करने जाएंगे। ओके, I hope this all the advices or instructions will help you, will guide you to write your answer very nicely in your board exam, and wish you all the best. Prepare well and achieve good marks. Bye.